हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका फोर्थ पार्ट क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 स्ट्रगल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एमपी बोर्ड बुक। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे वहाबीज स्ट्रगल के बारे में, ठीक है। तो हम उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे पढ़ रहे हैं। ओके, सो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स बिफोर 1857 फेल्ड। ये जितनी भी लड़ाइयों की हमने बात करी है बेटा, ये 1857 में ही हो रही थी और ये सारी फेल हो चुकी थी, ठीक है। मतलब एक आध को छोड़ करके ही सभी में ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये हुआ था बेटा कि लोगों के अंदर जागरूकता आई थी। ये जो लड़ाई थी इसने मिडिल क्लास के लोग और जो किसान थे उन्हें अटेंटिव किया था कि जब ये लोग लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आगे आ सकते, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जो नाराज़गी थी वो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रही थी इंडियन सोसाइटी में। ओके, इंडियन सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों में धीरे धीरे करके ये जो लड़ाई थी, ये जो नाराज़गी थी, ये मन ही मन इकट्ठा हो रही थी और कभी ना कभी ये एक बहुत बड़े फॉर्म में बाहर निकल के आती, तो जो 1857 में इसके बाद जो हुआ था। ओके, तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं। तो द स्ट्रगल ऑफ 1857 का जो साल है ये बहुत घटनाओं से भरा हुआ साल था बेटा, क्योंकि इसी साल इतने सारे अपराइजिंग्स हुए थे और फिर इसी साल एक बहुत बड़ी लड़ाई ब्रोकआउट हुई थी, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दैट इज़ ब्रोकआउट ऑन 10 मई 1857 मेरठ में, ठीक है। मेरठ सभी को पता है कहाँ पर है, यूपी। तो यहाँ पर जो ये जो विद्रोह था ये शुरू हुआ था और ये किसने किया था, इंडियन सोल्जर्स ने, जिन्हें हम सिपाही या सिपाही कहते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ी ने सिपाही कहते थे, ठीक है। इन्होंने शुरू किया था। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये सोल्जर्स मार्च करते हुए दिल्ली निकले, जहाँ पर ये बाकी के सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे थे दिल्ली में। इन सब ने एक दूसरे से कांटेक्ट करके ये सुनिश्चित किया था कि ये दिल्ली में इकट्ठा होंगे, ठीक है। दिल्ली में ये किससे मिलेंगे, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। ओके, इन्हें मिलेंगे और इन्हें अपना एम्परर घोषित करेंगे, ठीक है। इधर पर एम्परर घोषित करेंगे किसका, इंडिया का एम्परर इन्हें घोषित करेंगे। ओके, unrest against the British rule that had been brewing for a long time now broke out into struggle of independence। तो फाइनली अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों के मन ही मन में जो गुस्सा था, जो विद्रोह की भावना थी, वो फाइनली इस तरह निकली, इस तरह बाहर निकली कि ये जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो स्ट्रगल विच हैड बिगिन विद द अपराइजिंग ऑफ सोल्जर्स सून स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो छोटा सा एक स्ट्रगल यहाँ पर स्टार्ट किया था इन सोल्जर्स ने, धीरे धीरे करके ये जो स्ट्रगल था ये पूरे देश में आग की तरह फैल गया। ओके, और हर जगह से लोग आगे आने लगे इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज बाय फार द मोस्ट वाइड स्प्रेड चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सारे सिपाहीज़ जो थे पूरे देश भर के एरिया से, कुछ सिपाहीज़ इनके खिलाफ नहीं खड़े होना चाहते थे, लेकिन मोस्टली इनके अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। तो अगर हम कई पहलुओं में नज़र डालें तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व समय था हमारे देश के इतिहास में, जब सारे सोल्जर्स अलग अलग रीजन से, अलग अलग रूलर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रोविंस संभागों से इकट्ठा हो रहे थे और उनका कॉमन एम क्या था, अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। Several other sections of the Indian society, landlords, peasants, artisans, scholars, joined the struggle, making common cause with the rulers, chiefs and the soldiers। धीरे धीरे करके अदर सेक्शन जो थे, दूसरे सेक्शंस जो थे सोसाइटी के, जैसे ज़मींदार थे, किसान थे, कारीगर थे, विद्वान थे, वो भी इन लड़ाइयों में एकजुट हो गए थे और उन सब का कॉमन एम क्या था, उन सब का कॉमन एम था अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर भगाना। नाउ बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर नेचर ऑफ द स्ट्रगल सम कंसिडर इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो हमारे इतिहास में इस लड़ाई को ऐसा माना जाता है कि ये पहली लड़ाई थी भारत की आज़ादी की जो लड़ी गई थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में इसे लड़ा गया था, बहुत सारे लोग इस पर इकट्ठा हुए थे, दिल्ली जो आ रहे थे, ठीक है। कहाँ पर, सारे सिपाही, सारे सिपाही।
आगे देखेंगे हम डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो डिसकंटेंट मतलब सेटिस्फैक्ट्री जो चीज़ें नहीं थी अंग्रेज़ों के खिलाफ वो दिखते हैं। So as mentioned earlier, the policy of imperialism pursued by the British created unrest among Indian rulers and chiefs. अंग्रेज़ हमारे यहाँ व्यापारी बन के आए थे, लेकिन वो यहाँ पर क्या फैलाना चाहते थे? इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, मतलब वो राजा और हम गुलाम, वो ऐसा तानाशाही करना चाहते थे जो कि हमारे यहाँ के रूलर्स को, हमारे यहाँ के लीडर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। The British had entered into an agreement with them by signing the subsidiary alliance. अंग्रेज़ बहुत चालाक थे बेटा, वो क्या करते थे? वो अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रीटीज़, अलाइंसेस, संधियाँ, ये सब कुछ साइन करवाते थे, ठीक है, एग्रीमेंट साइन करवाते थे। बट दीज एग्रीमेंट्स could be violated by the British at their own will. एग्रीमेंट साइन तो करवाते थे लेकिन खुद ही उन्हें फॉलो नहीं करते थे। हमसे ऐसा कहते थे कि आप इस संधि को विच्छेद नहीं कर सकते, मतलब इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन खुद जा सकते थे। ओके, मतलब वही बात हो गई है ना कि हम करें तो सब सही, ये वाला काम वो करते थे। सिंध, पंजाब एंड अवध व एनेक्स्ड बाय देम। तो देखिए ये एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी फॉलो करते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो थी डलहौजी की, ये एक्चुअली में कुछ नहीं थी, ये सिर्फ हड़प नीति थी, हड़प कर लेना राज्य को, ठीक है। 2-3 इसमें पॉइंट वो डाल देते थे कि राजा मर गया तो हम राज्य हड़प कर लेंगे, कोई वंश अगर राजा का कोई बेटा नहीं है तो हम उस राज्य को एनेक्स कर लेंगे, क्योंकि फिर तो राजा है ही नहीं तो राज्य कैसे चलेगा, ये बोल करके वो इस पॉलिसी को उन्होंने निकाला था। तो हम और आप इसे हड़प नीति ही बोलेंगे, ठीक है। 1857 में झांसी अनेक्स किया था डलहौजी ने। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ द डिसीज्ड राजा एज हिज सक्सेसर। आपने झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा ही होगा बेटा कि उनका जो बेटा था वो मर गया था तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने इस अडॉप्टेड सन को वंश उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों ने कहा कि हम झांसी को एनेक्स करेंगे, अब झांसी जो है हमारे कब्जे में आएगा, ठीक है। और इसी को लेकर के रानी लक्ष्मीबाई की कितनी यादगार लड़ाई हुई थी, है ना। आगे देखते हैं। Earlier in 1851, when Peshwa Bajirao II died, his adopted son Nana Sahib was refused the pension that the Peshwa received. पेशवा बाजीराव II जब ख़त्म हुए थे तो इनका एडॉप्टेड बेटे जो थे नाना साहिब, इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाली जो पेंशन थी, अंग्रेज़ पेंशन देते थे, ठीक है, उसे रिफ्यूज़ किया उसे लेने से कि मैं इस पेंशन को नहीं लूँगा। Then Mughal emperor himself was told that his successors would not regarded as emperors. These activities created unrest among the ruling families who had lost their power and put fear in others that a similar fate awaited them. तो वहीं मुग़ल जो थे, एम्परर्स जो थे, वो उन्होंने ऐसा लिखवाया था कि हमारे जो सक्सेसर्स हैं, मतलब उनके बच्चों के या उनके जो कज़िन्स हैं, वो उस राज्य के हिस्सेदार नहीं होंगे। तो ये जो अलग अलग तरह से जो इनकी बातें चल रही थी, मुग़ल अलग बोल रहे थे, मराठास का अलग था, ओके। तो इस तरह से क्या हुआ था? एक अनरेस्ट, मतलब होता है ना बेटा कि दो लोगों की आपस में ही अलग अलग नीतियाँ। इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था? इसका फ़ायदा अंग्रेज़ उठा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, ना ही मराठास जान रहे थे, ना ही मुग़ल्स जान रहे थे कि एक्चुअली में यहाँ तो अंग्रेज़ अपनी पकड़ बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग हमारे ऊपर, ओके। तो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं? पूरे राज्य को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, पूरे देश को, राज्य को नहीं पूरे देश को बोलना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये वाला वीडियो हम यहीं फिनिश करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे, दैट इज़ ऑफ पेज नंबर 29, और जो कि हमारा होगा पार्ट नंबर 5। अब टिल देन थैंक यू सो मच।